सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश के जवान सरहद पर हैं। हम हमारे सभी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दी गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया, जो 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। हमारे साथ मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। एक और मेहमान हमारे साथ हैं कर्नल संजय प्रधान जी। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर नायडू सर, पहला सवाल आपसे ले रही हूँ। सशस्त्र बल इसका जो मेन मुद्दा है जी वो ये है कि एक तरीके से जिन्होंने अपना जो सारी ज़िंदगी फ़ौज के लिए निछावर कर दी, जी सर। उनका सम्मान करना है और साथ साथ उनकी कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको दूर करना, ये भी इसी दिन किया जाता है। जी, तो हम अपने सैनिकों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं, कह सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा प्रधान सर आपसे है। किस तरह की वेलफेयर स्कीम्स जो हैं हमारे पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही हैं? हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। देखिए, जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो 3 स्टेजेस में चलती हैं। वेलफेयर स्कीम्स हैं वो 3 स्टेजेस में चलती हैं। एक तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड कुछ स्कीम्स चलाता है। फिर एक रक्षा मंत्री डिस्क्रिशनरी फंड होता है, उसके थ्रू स्कीम्स चलाई जाती हैं। और एक हमारा जो होता है अमलगमेटेड स्पेशल फंड, जैसे हम एएसएफ फंड कहते हैं, जो हम लोग अपने लेवल पे कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू माध्यम से हम लोग वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। ये स्कीम्स जो होती हैं मोस्टली हवलदार रैंक एंड बिलो के लिए एप्लीकेबल रहती हैं जी। इसमें बहुत सी नॉन पेंशनर्स जो हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उनके लिए 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर उनके बच्चे जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। फिर उसके बाद जो पुत्री विवाह के लिए भी हम लोग उनके अनुदान देते हैं। जी जी। फिर उसके बाद जो अनाथ बच्चे हैं केंद्रीय फौजियों के, उनके लिए भी प्रति माह मतलब अंशदान का प्रावधान है। और जो पूर्व सैनिक की विधवाएं हैं, उनके लिए भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायलिसिस हो गया, इसके लिए भी हम लोग वन टाइम ग्रांट जो है 57,000 की प्रोवाइड करते हैं। इसी टाइप की सिमिलर स्कीम्स जो हैं रक्षा मंत्री के फंड से भी प्रावधान है और हमारे पे। और एक्स सर्विसमैन को ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसी भी 3 स्टेजेस में से एक। बिल्कुल। तो वेलफेयर स्कीम्स के बारे में हमने जाना। नायडू सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के योगदान को आप कैसे देखते हैं? के.एम. करियप्पा के योगदान को आप कैसे देखते हैं? और देखिए, जो करियप्पा साहब थे, उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने भारतीय सेना की नींव रखी और उस नींव में उन्होंने ये शामिल किया कि किसी भी तरीके से फ़ौज जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाएगी। और जिस तरीके से हम जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनको देख रहे हैं, उसमें फ़ौज दखल देती है पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। तो ये इस देखा कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस किसी तरीके से दखल नहीं देगी। तो ये सबसे बड़ा योगदान है, जिसके वजह से आज 75 साल तक हम लोग डेमोक्रेसी में कोई बाधा नहीं पड़ी है। और जो भी कमी पेशी के साथ साथ हम लोग अभी भी इलेक्शन हर 5 साल कराते हैं और अपने गवर्नेंस के लिए। जी जी।
बिल्कुल। सर, प्रधान सर, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनमें कुछ किसी तरह का इजाफा हुआ है? क्या उनमें कुछ किसी तरह का इजाफा हुआ है? इजाफा हम लोगों ने लास्ट ईयर एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स किया था, और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम्स थी उसका इन्हेंसमेंट किया है हम लोगों ने। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो नॉन पेंशनर्स की जो विधवाएं हैं और उनके लिए पहले 6,000 रुपये का प्रति माह का योगदान होता था, अभी 8,000 का हो गया है। जी। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। एंड कहना चाहिए बाकी हमने सभी उसमें इन्हेंसमेंट किया है स्कीम्स में, जितने भी स्कॉलरशिप्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, सब में। बिल्कुल। नायडू सर, वन रैंक वन पेंशन को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, इसका तो बहुत पुराना किस्सा चल रहा है। ये जो वन रैंक वन पेंशन इसलिए उसकी मांग गई है कि 1973 तक जो पेंशन मिलती थी वो जवानों को और जेसीओस को जी जी। 60% पेंशन मिलती थी, जो तनख्वाह की। जो पे कमीशन हुआ, थर्ड पे कमीशन, उसमें ये तय हुआ कि सबको 50% मिलेगी, तो वो पेंशन कम कर दी गई। जी जी। वो वैसे भी बहुत कम थी, पेंशन 50% हुई। जब उसमें लोगों ने ये पॉइंट आउट किया तो सरकार ने ये बोला कि हम जो है इसको जवानों को, यानी पूरे आर्मी को, वन रैंक वन पेंशन के लिए तैयार करेंगे। तो ये वन रैंक वन पेंशन 3 बार पार्लियामेंट में पास हो चुकी है जी। हर बारी उसमें तसल्ली दिलाई जाती है कि कर देंगे। अभी तक जो किया है उसमें थोड़ी कमी पेशी है, जिसके लिए अभी भी कुछ जो एक्स सर्विसमैन हैं अभी भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको सरकार समझे और उसको ठीक कमी को दूर करे। तो वो बातचीत अभी चल रही है और ये जो है अपने आप जो टाइम से डिस्कशन के बाद शायद रिजॉल्व। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द ही रिजॉल्व हो और इस पर निर्णय आए ताकि हमारे जो सैनिक हैं उनको फ़ायदा मिल पाए। सर, जो पूर्व सैनिकों के परिवार हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं होती हैं? देखिए, पूर्व सैनिकों के जो परिवार हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स है जी। उनके लिए जो कोचिंग, जैसे एनडीए का कोचिंग के लिए ग्रांट है, जो कोचिंग, जैसे एनडीए का कोचिंग के लिए ग्रांट है, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक हम लोग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। जैसे आपको मैं कुछ बताऊंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक कहना चाहिए भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं, अनाथ बच्चों के लिए फाइनेंशियल स्कीम्स हैं। आईटीआई के लिए है जी। फिर बीटीसी कोर्सेज़ के लिए है, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए है स्कीम्स हैं, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के लिए है। जितने भी एनडीए कैडेट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, एसएसबी कोचिंग के लिए है, हाई स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स के लिए भी मतलब ग्रांट हैं, अराउंड 30,000 रुपीज़ ए ईयर की हम लोग ग्रांट देते हैं। तो ये मतलब ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ये उनके सब एस्पेक्ट्स को, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरियों के लिए, सब के लिए हमारे यहाँ हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं वेलफेयर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नायडू सर, देश रक्षा ढांचे को लगातार देखा जाए तो जब से हमारी सरकार है कोशिशों में जुटी हुई है और उसको बेहतर करती जा रही है। आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, आपका मानना सही है। आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, आपका मानना सही है, क्योंकि आगे आप देखिए 1962 में कोई पेंशन का हिसाब नहीं था फैमिली के लिए। अगर किसी जवान की डेथ हो गई है लड़ाई में 62 में, तो बहुत लोगों की, 1962 में बहुत लोगों की जाने गई, लेकिन उनके जो फैमिली थी उसके लिए कोई स्कीम नहीं था, ना पेंशन का सुविधा थी। तो धीरे धीरे करके हर बारी उसमें फ़र्क पड़ा है और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है अभी जो है देखभाल जो है अच्छी तरीके से सरकार की तरफ से हो रही है।
प्लस उसमें और भी फ़ायदे हैं कि जैसे विधवा औरत के बच्चे हैं तो उन बच्चों को एंट्री के लिए प्रोफेशनल कॉलेज में एश्योरेंस रहती है, इन द सेंस कि उनको रिजर्व्ड सीट रहती है। तो उस तरीके से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल। अभी मैडम मैं बताना चाहूँगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ये काफ़ी प्रोएक्टिव है और एक्स सर्विसमैन को काफ़ी योगदान दे रही है जी। इन टर्म्स ऑफ जो बैटल कैजुअल्टी होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए का मतलब जी। वो देती है, कंपनसेशन देती है। और जो जिनकी जो बेटियां कहना चाहिए फ़ौज में भर्ती हो रही हैं उनके पेरेंट्स को भी 10,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से एक सम्मान निधि प्रोवाइड कर रही है। फिर शिक्षण संस्थानों में काफ़ी रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे मेडिकल में 3% का है, इंजीनियरिंग में 5% का है, एग्रीकल्चर में 2% का है और गृह विज्ञान में अराउंड 14 सीट्स उन्होंने आरक्षित की हुई हैं। इसके अलावा संपत्ति कर में भी 50% की छूटें दी हैं। उसमें कुछ एक राइडर उन्होंने दिया है कि इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उस जो इनकम टैक्स पे है उसके लिए ये नहीं है। फिर शासन के कहते जो फ्लैट्स एंड कहना चाहिए ज़मीन आवंटन है उसमें भी कुछ उन्होंने रिजर्वेशन किया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए जी। इसके अलावा जो गन लाइसेंस है, शस्त्र लाइसेंस है जी। उसमें भी उन्होंने फ़ीस में कुछ छूट दी हुई है। और इसके अलावा शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है वेलफेयर का एक्स सर्विसमैन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा। तो देखा जाए तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार जो हमारे सैनिक हैं उनके सम्मान के लिए सुविधाओं में लगातार इजाफा करती आ रही है। बिल्कुल सर। सर इस बार जो है सेना दिवस दिल्ली से हटकर बेंगलुरु में मनाया गया है। आप इसके पीछे सेना की किस सोच को देखते हैं? दिल्ली से हटकर बेंगलुरु में मनाया गया है, आप इसके पीछे सेना की किस सोच को देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हर बारी हर एक जो सेरेमनी होती है या जो भी प्रोग्राम होता है वो दिल्ली में होता है। तो बाकी हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है और पूरे भारत में और भी लोग हैं, और जैसे ईस्ट में, साउथ में, तो इनको भी थोड़ा शामिल होना चाहिए कि किस तरीके से फ़ौज को वो देख सकें, ताकि उनको पता लगे कि हमारी फ़ौज में क्या हो रहा है और कैसे हैं और क्यों वो लोग सुरक्षित हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हर जगह होगा। और ये ज़रूर है कि थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, जो वैसे बनस्पत सिर्फ दिल्ली में होने से होता था, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से ठीक कदम है, जिससे सब नागरिक जितने भी हैं भारत के, उनको एहसास। सही कहा आपने कि पूरे देश, ताकि हम सब में सब सेना के साथ मिलकर रहें और जो अटैचमेंट है वो सिर्फ ना कि इधर नॉर्थ इंडियन का, साउथ इंडियन या बाकी भी सारे जितने भी लोग हैं वो अपने आप से एक जुड़ाव महसूस कर सकें। सर अग्निवीर योजना की अगर बात की जाए तो किस तरह आने वाले समय में देश की रक्षा नीति को और बेहतर करेगी, ऐसा है कि इस समय जो भारत में हो रहा है, हमने देखा कि चीन जो है हमारे सरहद के ऊपर हावी हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम शुरू किया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और हम लोग जब अपने आप को समर्थ कर लेंगे तो चीन इतनी ज़ोर से हम पे हावी नहीं हो पाएगा। तो ये इसी उसके साथ, इरादे के साथ हम लोग अब काम कर रहे हैं और पूरा देश काम कर रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया हो रहा है। तो मेक इन इंडिया में बहुत सारे नए आविष्कार हो रहे हैं। नए आविष्कार के साथ साथ नए तरीके से हथियार बन रहे हैं, और ये जब प्रोडक्शन होगा सिर्फ देश, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट में, इकोनॉमिक साइड में भी उसमें फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से सरकार की कोशिश ये है कि हम समर्थ हो जाएं, और ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है
देश के मुताबिक, जैसे अब देश प्रगति कर रहा है उसके मुताबिक अपना दुनिया में। बिल्कुल सही कहा आपने सर। पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को भी मजबूत कर पाएंगे। सर, अभी देखा जाए तो लगातार देश में हमारी मोदी सरकार भी इसी पर फोकस कर रही है कि जितने भी हथियार हैं वो अपने देश में ही उनका प्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ और स्कीम्स या कुछ योजनाएं जो उनके फ़ायदे में चल रही हो, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, स्कीम्स मैंने आपको बताया कि जो एक्स सर्विसमैन की तीनों स्टेजेस में चल रही हैं और इसमें डुप्लीकेशन काफ़ी है। जवानों को ऑप्शन दिया गया है कि वो आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीम्स में लेना है या रक्षा मंत्री डिस्क्रिशनरी फंड है उसकी उसमें लेना है, या जो राजकीय सैनिक बोर्ड के लेवल पे होती हैं, या तो हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए, और हमारे स्टेट लेवल पे वो 6 महीने में हम लोग उसको वो दे देते हैं जी। तो मतलब एक्स सर्विसमैन को हम लोग ने दिया हुआ है कि उनको कौन सी स्कीम्स चूज़ करनी है, बिल्कुल। और उसको जितनी भी उनके एस्पेक्ट्स हैं वो 100% कवर होते हैं, चाहे उनके बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल उससे हो, चाहे उनके जो पर्सनल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सब हम लोग उसको फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। सर, अग्निवीर योजना जब लॉन्च की हमारी सरकार ने तो काफ़ी उसके कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कुछ युवा जो है खुश भी हुए, लगातार उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस योजना को कैसे देखते हैं? फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। सर, अग्निवीर योजना जब लॉन्च की हमारी सरकार ने तो काफ़ी उसके कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कुछ युवा जो है खुश भी हुए, लगातार उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस योजना को कैसे देखते हैं? और मैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस में काम किया, उसके बाद 1962 की लड़ाई लड़ी, 1965 की लड़ाई लड़ी, 1971 की लड़ाई लड़ी। भारतीय सेना में कोई किसी तरीके से कमजोरी नहीं महसूस हुई। अब अग्निवीर जो है 4 साल का कर दिया जी। उसका मुद्दा देखिए, पुराने ज़माने में जो सिपाही भर्ती होता था उसने कभी रेल नहीं देखी थी, कभी गाड़ी नहीं देखी थी, मैकेनिकल गाड़ी, बैलगाड़ी देखता था, साइकिल भी नहीं चलानी आती थी। अब जितने भी बच्चे आते हैं उनको सब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हर तरीके से वो समर्थ हैं। हाँ। तो अगर उनका अपटेक लेवल इतना हाई है तो ज़रूरी है कि उनके 4 साल में वो उतना ही, बल्कि उससे ज़्यादा हो सकता है कि वो योगदान दें जो पहले 7 साल में होता था। बिल्कुल। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से जो सरकार ने 4 साल का रखा है, क्योंकि 4 साल के बाद वो ये भी कर सकता है कि बाहर जाके कुछ काम कर सकता है। 7 साल के बाद वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो उस समय उसकी जो उम्र है 26-27 साल, यहाँ 22-23 साल में रिटायर यानी बाहर हो जाएगा, वो कुछ और धंधा करेगा, कुछ और काम करेगा, समर्थ तो वैसे है ही। जी। तो इस मेरे ख्याल से देखना चाहिए अपने को, ये एहसास करना चाहिए, एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि 4 साल पूरे पड़ते हैं और बढ़ा दिए जाए 5 साल 6 साल जो भी है, तो इस मुताबिक 4 साल का मेरे ख्याल से अभी चलने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। जब चीज़ें आएंगी आगे तभी पता चल पाएगा कि रिजल्ट कैसा है। आज ही शायद 40,000 अग्निवीर जो है वो पास आउट हुए हैं, जी जी ट्रेनिंग जी। में आए हैं। अभी जैसा सर बता रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, आगे के मालूम पड़ेगा अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो। बिल्कुल सही बात है। जब चीज़ें आएंगी आगे तभी पता चल पाएगा कि रिजल्ट कैसा है। आज ही शायद 40,000 अग्निवीर जो है वो पास आउट हुए हैं, जी जी ट्रेनिंग जी। में आए हैं। अभी जैसा सर बता रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, आगे के मालूम पड़ेगा अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो करेक्शन भी किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि रिक्वायरमेंट होगी तो करेक्शन भी आगे हो ही सकते हैं, बेहतरी के लिए कह सकते हैं। सर, कुछ और ऐसी चीज़ें जैसे कि आपने अभी कुछ बताया कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए दिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें ये बच्चे अपना करियर बना सकते हैं? ये प्रोफेशनल कोर्सेज तो बीटेक, मेडिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज में ही हैं, हमारे लॉ में हैं जी। और बाकी सब फील्ड्स खुली हुई हैं।
तो अभी जैसे जैसे हमारे पास अगर एक्स सर्विसमैन की तरफ से डिमांड आएगी तो हम लोग वो कोर्सेज भी इंक्लूड करेंगे जो हम लोगों को शायद अभी जानकारी नहीं है, जी जी। जो अनएक्सप्लोर्ड मतलब सेक्टर्स हैं उसके हमें कोर्सेज़ की ज़्यादा आइडिया नहीं है। अभी कन्वेंशनल टाइप के जो कोर्सेज़ हैं उसी की अभी हमारे पास स्कीम्स हैं अभी। बिल्कुल। सर, नायडू सर, जो हमारे युवा हैं जो अग्निवीर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया इतनी बड़ी संख्या में लगातार युवा हर ज़िले से, मध्य प्रदेश की बात करें तो पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहें? था इसलिए आया और सेलेक्ट हो गया तो यथाशक्ति काम करे, ईमानदारी से काम करे और मेरे ख्याल है अच्छा सिपाही बनने की पूरी कोशिश करे ताकि उसका आगे सिलेक्शन चालू रहे। और दूसरी बात है, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता, वो बाहर जाके कुछ काम करने के योग्य बन सके तो वो अपने आप को समृद्ध करेगा जी जी। ताकि उसमें आगे चल के कुछ भी काम कर सकता है। तो इसलिए मुझे तो लगता है अग्निवीर में जो ज्वाइन करेगा वो उसको उसके चरित्र के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और वो फ़ायदेमंद होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एक अच्छा सिपाही बने। सर, अच्छा सिपाही बनने के जो कुछ टिप्स हों तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नौजवानों को दें। नहीं, अच्छे सिपाही के लिए उसका एक ईमानदारी से काम करे, दूसरा मेहनत करे, जैसे अपने आप। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एक अच्छा सिपाही बने। सर, अच्छा सिपाही बनने के जो कुछ टिप्स हों तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नौजवानों को दें। को वो फिट बनाए ताकि उसको जो है हर किस्म के जो दुविधा आती है, खासकर फौज में परेशानियां आती, उससे वो निपट सकता है। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं जो नौजवान हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, अग्निवीर के लिए ट्राई कर रहे होंगे, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। प्रधान सर, जैसा कि आपने बहुत सारी स्कीम्स की बात, उससे वो निपट सकता है। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं जो नौजवान हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, अग्निवीर के लिए ट्राई कर रहे होंगे, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। प्रधान सर, जैसा कि आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया कि सेना लगातार जो सैनिक शहीद हो गए हैं या जो रिटायर हो गए हैं उनके साथ खड़ी हुई है और हर कदम पर उनका साथ दे रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों से कि वो भी किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, नौजवानों में जज्बा होना चाहिए पहले, अगर कुछ योगदान देना चाहते हैं। आर्मी लाइफ को एक नौकरी की तरह ना लें। जैसे बोला जाता है कि इट्स आर्मी इज़ ए वे ऑफ लाइफ। आप अगर आप में जज्बा है और आप में मतलब कुछ देश के लिए कुछ करना है तभी ज्वाइन करें, इसको नौकरी की तरह ना ज्वाइन करें। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, और जहाँ पे आप 8 से लेके मतलब 5 बजे तक नौकरी करी, फिर आपको कोई मतलब नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। 24 घंटे का जॉब है और जज्बा, जैसे सर ने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब उसमें बंदा भी फिट होगा जाके ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट होगी, इंडिविजुअल बेनिफिट करेगा। जी जी। वो एक ट्रेंड सोल्जर होगा, कहना चाहिए एक्सपीरियंस होगा, उसके पास कुछ पैसे होंगे जब निकलेगा जी। और उसके पास पूरी एज उसके साइड में होगी फॉर टेकिंग अप अनदर जॉब। 22 साल में जैसे आ गया। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट में जो जहाँ पे या प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ ज्वाइन करेगा, वो भी उनको भी एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स मिलेगी। ये दोनों तरफ एडवांटेज है इसका, अग्निवीर का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, बहुत कि क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, कैसे सेना हमारे जो जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ, उनके परिजनों के साथ खड़ी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी अग्निवीर का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, बहुत कि क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, कैसे सेना हमारे जो जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ, उनके परिजनों के साथ खड़ी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फ़िलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में